में कैसे बेहतर उत्पादन हो सकता है, कम पानी में कैसे अच्छी फसलें हो सकती है, फसलों पर लगने वाले जो रोग हैं, कीट इत्यादि लगते हैं, उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। ऐसी बीजों की ये वैरायटी हमने किसानों को समर्पित की। लेकिन इसमें एक समस्या और आती है, बीज तो बन गया, बीज किसानों के पास जल्दी कैसे पहुंचे। कई बार समय इतना लग जाता है कि ब्रीडर सीड, उससे फिर फाउंडेशन सीड, उसके बाद सर्टिफाइड सीड, तो समय बहुत लगता है। लेकिन इस बार हमने रणनीति बनाई, राज्यों से इंडेंट बुलवा लिए रबी के लिए कि गेहूं की अगर वैरायटी है तो आप यहाँ कितना उत्पादन करेंगे, ये ब्रीडर सीड आप लेके जाओ। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पास जो जमीन है उन पर, और निजी निवेशकों को भी हमने ये बीज उपलब्ध कराया ताकि जल्दी से जल्दी इनका लाभ किसानों को मिल सके। उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी सबसे बड़ी चीज है, आप जानते हैं, समय पर सस्ता फर्टिलाइजर किसान को उपलब्ध हो जाए। मित्रों, यूरिया की एक बोरी आती है 2366 रुपए की, हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं 266 रुपया। डीएपी की एक बोरी आती है 2433 रुपए की, हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं 1350 रुपया। पूरी सूची है मेरे पास, उपलब्ध हम कराएंगे। लेकिन बीच में रूस और यूक्रेन वार के कारण भी, बाकी परिस्थितियों के कारण भी जो फर्टिलाइजर के जहाज थे उनको घूम के आना पड़ा, समय भी ज्यादा लगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ा, तो 2625 करोड़ रुपए का एक नया पैकेज सरकार ने दिया ताकि इस कीमत पर हम किसान को यूरिया, डीएपी जैसे खाद उपलब्ध करा सकें। और कल आपने देखा होगा रबी की फसल के लिए भी 24,475 करोड़ रुपए केवल रबी के लिए, जिसमें यूरिया सम्मिलित नहीं हुआ, कैबिनेट ने मंजूरी दी। पिछले साल 1,94,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी में दी सरकार, और इस साल भी इसके आसपास ही राशि जितनी भी जरूरत होगी सरकार उपलब्ध कराएगी ताकि फसलों का उत्पादन बढ़ सके। आधुनिक तकनीकी हैसियत में तो नई पद्धतियां कृषि को डेवलप करने का काम किया है जो उत्पादन बढ़ाने में सहायक हो। आज कर रहे हैं इन 100 दिनों में। दूसरा हमारा सूत्र है, आज कर रहे, सही में कर रहे हैं, उत्पादन की लागत घटाना। पता है जितना जरूरी उत्पादन बढ़ना है तो उत्पादन की लागत में कमी कैसे आए। आज करिए आज। अब उसका एक तरीका तो है कि आपने सस्ता फर्टिलाइजर दे दिया। अभी में दूसरे आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री जी ने 16 जून को, तब देवेश चतुर्वेदी जी उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहला फैसला किया था प्रधानमंत्री जी ने तीसरी कार्यकाल का, तो किसानों के खाते में वो डाली जाएगी। और आप जानते हैं कि लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की राशि सीधे डीबीटी उसके साथ हमने फैसला किया कि जो छूट गए, कई जगह शिकायत आती थी, किसी गांव में 5, किसी गांव में 10 किसान छूट गए, तो एक ड्राइव चलाई जिसमें 25 लाख नए नाम और हमने किसानों के जोड़े हैं। और हमारा संकल्प एक किसान को भी हमको नहीं छोड़ना है। तो बीजों की जो वैरायटी उत्पादन की लागत घटाने के लिए विकसित की, धान की एक वैरायटी विकसित की है जिसमें 30% पानी कम लगेगा और उसको लगाना नहीं पड़ेगा, सीधा गेहूं की तरह बो देना पड़ेगा, नहीं तो लगाने में फिर पैसा ज्यादा खर्चा होता है, मजदूरी में भी लागत घटेगी।
बाजरे की एक किस्म 120 दिन में आती है। सामान्य तौर पे 120 115 दिन में बाजरा आता है। 70 दिन की वैरायटी हम लोगों ने ली। तो उत्पादन की लागत घटाने के प्रयास भी हमारे निरंतर जारी है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उत्पादन की लागत घटाने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज तो सरकार ने की, किसान क्रेडिट कार्ड। और मुझे खुशी है कि 7 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। इन पर खाद और बीज के लिए कम ब्याज की दरों पर, मतलब बैंक तो ब्याज लेता है लेकिन सरकार उस ब्याज को भरती। इस बार 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इन 100 दिन के अंदर, ताकि अगर हम देखें तो प्रभावी दर है 4% को समय पर पैसा जमा करता है, केवल 4% ब्याज पर उनको खाद बीज के लिए कर्जा मिलता है। उसके लिए भी हमने प्रावधान किया है। एक और काम इस बीच में हुआ है, वो है हमारी डिजिटल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। वो हमने लॉन्च किया था। फसल में कोई रोग लग गया तो किसान जब तक बुलाता है, दिखाता है, पहचानता है, तब तक फसल का नुकसान बहुत हो जाता है। नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम में सीधे किसान मोबाइल से फोटो खींच के फसल में पत्तों का रंग बदल रहा है, कुछ कीड़ा लग रहा है, वो पूरी सूची है, उसमें समय नहीं लगाना चाहता, आपको हम उपलब्ध कराएंगे। खरीफ के भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किए गए, और न केवल घोषित किए गए। एक जमाना था जब दूसरी सरकारें होती थी, यूपीए की सरकार, मेरे पास आंकड़े, नाम मात्र की खरीदी भी नहीं होती है। उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया था कि 50% से ज्यादा लाभ जोड़ के मूल्य तय करना चाहिए। लेकिन एमएसपी पर खरीद के लिए हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं की है। जो कदम हमने उठाए आपने देखा होगा। पिछले दिनों मूंग की खरीदी, गर्मी की मूंग, समर मूंग, उसके रेट कम हुए एमएसपी से, तो हमने मूंग खरीदी की अनुमति राज्यों को यहां से किसानों की मूंग खरीदे। कई राज्य मूंग खरीदी के काम में। फिर अभी अगर आप देखेंगे तो सोयाबीन, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रहा है। हमने 2 फैसले किए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक फैसला किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदेंगे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के प्रस्ताव आए, हमने तत्काल स्वीकृत किए। कल एक बड़ा फैसला किया, ये हम आशा के अंतर्गत कि अभी तक जो तिलहन का उत्पादन होता था उसका 25% राज्य खरीद सकता था, उसको हमने राज्य नहीं राष्ट्र का 25% कर दिया। तो किसी भी राज्य को अपने आप 25 से ज्यादा खरीदना है तो खरीदे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं। और इसका फायदा ये होगा कि उससे ज्यादा भी सीमा से खरीदना है तो राज्य खरीदी अपने आप कर सके। तो एक हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद निश्चित करेंगे, उसका फैसला। और दूसरा, उसके साथ हम जानते हैं कि हम अपनी आवश्यकता का पूरा खाद्य तेल के लायक ऑयल सीड तिलहन पैदा नहीं करता। हमारे यहाँ 55 से 60% तेल आयात होता है, खाद्य तेल। और बीच में जब कोविड के टाइम वो काफी महंगा हो गया था तो इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 0% कर दी थी। अब उसके कारण सस्ता तेल हमारे देश में आ रहा था, पाम ऑयल।
और सस्ता तेल आने के कारण हमारी सोयाबीन इंडस्ट्री उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी और किसानों का सोयाबीन नहीं खरीदती तो नीचे जा रहे थे सोयाबीन वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। किसानों के हित में यह फैसला किया गया, खाद्य तेल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी 0% उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया, ताकि सस्ता तेल ना सके विदेशी, और उसमें और सेस वगैरह सब अगर लगा के आप जोड़ेंगे तो 27.5% होता है इफेक्टिव जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। रिफाइंड तेल का भी बढ़ा दिया गया। रिफाइंड ऑयल का लगभग 37% हो गया। अब इसके कारण हमारे यहां सोयाबीन के रेट बढ़ेंगे, ये विश्वास है। केवल सोयाबीन नहीं, बाकी सरसों भी, मूंगफली भी, ग्राउंडनट। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि हम दोनों तरह के प्रश्न कर रहे हैं। एमएसपी पर खरीदेंगे और नीति भी ऐसी बना दें कि जिसके कारण लाभकारी मूल्य किसान को मिल पाए। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन वो 332.2 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 2.6 मिलियन टन अधिक है, मतलब 2,60,00,000 क्विंटल अधिक है। और खरीफ की फसलों का कवरेज भी बढ़ाएगा। पिछले साल की तुलना में 2% ज्यादा है। चावल का क्षेत्र 16 लाख हेक्टेयर बढ़ा है और मक्का का 4 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, लेकिन फिर भी कई जगह बारिश ज्यादा हुई। कई बार ऐसा होता है, कई राज्य तो बिहार जैसे बाढ़ और सुखाड़ दोनों का सामना कर, तो किसानों को उस समय जब नुकसान हो जाए उसकी भरपाई जरूरी है। वैसे हम तेलंगाना और आंध्रा गया था, बाढ़ से हुए नुकसान को देखने किसान के खेतों में गया। स्थानीय सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हमारी केंद्रीय टीम गई यहां से, और वैसी परिस्थिति में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संबल बन के खड़ी हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगातार किसानों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। पुरानी सरकारों में लोनी किसान केवल 20 लाख होते थे इस योजना, जो उस समय जो बीमा की योजना थी। अब उनकी संख्या 5 करोड़ से ज्यादा बढ़ गई, और जितना प्रीमियम किसानों ने दिया उसका 3 गुना क्लेम बीमे का बीमा कंपनियों को देना पड़ा है। यहां से लगातार हम लोग प्रयत्न करते हैं कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम किसान सम्मिलित हो। जब जरूरत पड़ती है विशेष पैकेज के रूप में भी उन राज्यों को पूरा सहयोग किया जाता है, ताकि किसान के नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना की इतर भी करना पड़े तो कर सके। मित्रों, हमारा लक्ष्य है केवल परंपरागत फसलें नहीं, लाभकारी मूल्य देने के लिए और देश की जरूरत पूरी करने के लिए। जैसे दलहन का भी हमको आयात करना पड़ता है, तो कैसे देश आत्मनिर्भरता के लिए जैसे इस साल हमने फैसला किया, हमने दलहन उत्पादक राज्यों के साथ बैठक की और तय किया कि तूर अरहर अलग अलग नाम है, मसूर और उड़द तीनों जितनी किसान पैदा करेगा पूरी खरीदेंगे। रजिस्ट्रेशन करा ले, पूरा का पूरा खरीदेंगे, कोई सीमा नहीं। हमने कृषि का विविधीकरण हो, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, उसके साथ मधुमक्खी पालन, मछली पालन,
अब बांस मिशन का हमारा काम चल रहा है, कई राज्यों ने हजारों हेक्टर में, और महाराज इस राज्य में तो अब वो लाखों तक पहुंच रहा, बांस का उत्पादन शुरू कर। परंपरागत फसलों के साथ साथ हम बागवानी की, हॉर्टिकल्चर की और बाकी फसलें भी उत्पादित करें।